नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। आज ये छठा वीडियो है और इसमें हम लोग जनवरी 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी व्याख्या के साथ में और उनसे जुड़े जो सामान्य अध्ययन के तथ्य हैं उनको साथ लेते हुए रिवीजन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है पूरी डिटेल के साथ में जो है हर करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी लोअर मेंस के लिए सेलेक्ट हुए हैं, यानी लोअर प्री का एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो हमारे डिकोड एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो ये क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है मुख्यतः दो तरह का है। एक तो हमारी टेस्ट सीरीज है जिससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। व्याख्यात्मक हल वाली टेस्ट सीरीज होती है, इसमें आपको 11 फुल टेस्ट प्राप्त होंगे, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट प्राप्त होंगे। साथ ही में सभी टेस्ट जो ऑनलाइन होंगे, चाहे आप ऐप के माध्यम से दें या वेबसाइट के माध्यम से दें, उसकी जो पूरी व्याख्या सहित पीडीएफ फाइल है वो आपको दे दी जाएगी। 11 फुल टेस्ट जो हैं वो पूरी तरह से पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी एक फुल टेस्ट में कुल 200 प्रश्न होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो आपको मिलेगा अतिरिक्त, तो वो उसमें जो है 100 प्रश्न होंगे। और किस तरह की ये पीडीएफ दिखती है इसको देखने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ में पिन कमेंट में भी लिंक है, आप वहां से जो है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट हमारा वीडियो क्रैश कोर्स का है, जिसमें आपको सामान्य हिंदी का वीडियो उपलब्ध है। इसमें पीडीएफ के साथ नोट्स भी आपको मिलेगा। पीडीएफ में नोट्स सामान्य हिंदी का पूरे लेक्चर्स का, मैथ के वीडियो लेक्चर्स और रीजनिंग के वीडियो लेक्चर्स। अब आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी कि ये किस तरह के लेक्चर्स हैं, कौन इसमें टीचर है। तो आप इसके लिए सबसे पहले हमारे डिकोड एग्ज़ाम का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें साइन अप करके जो है वीडियो कोर्सेज में चले जाइए। वहाँ पर सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग के अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। सभी में जो पहला वीडियो है उसको आप फ्री आप कॉस्ट दे सकते हैं, यानी कोर्स परचेज करने से पहले भी आप उसको देख सकते हैं और उसको देखने के बाद ही आप निर्णय लें कि आपको जो है कोर्स लेना है अथवा नहीं। क्योंकि एक वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टीचर किस प्रकार हैं, किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें आप जो है इसमें जान जाएंगे। सभी टीचर बहुत ही अनुभवी हैं और अपने अपने विषयों के एक्सपर्ट हैं, जो आप जो है स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं वहाँ पर। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज से जुड़ना या वीडियो कोर्स से जुड़ना, दोनों के लिए आप जो है 9506742546 पर लोअर मेंस लिखकर भेज दीजिए। सारी आपको जानकारी किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब आपको जो है आपके नंबर पर ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। और वीडियो कोर्स में आप जो है सारे कोर्सेज को अलग अलग ले सकते हैं। आपके साथ बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है इसको कॉम्बो ही लें। आप जो है सामान्य हिंदी, मैथ या रीजनिंग या तीनों ही एक साथ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला अपडेट देखते हैं। श्री सुकुमार सेन स्मृति में प्रथम व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि सुकुमार सेन कौन है। तो भारत निर्वाचन आयोग की शुरुआत के 70 वर्ष पूरे होने पर आयोग ने भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार सिंह के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में एक वार्षिक व्याख्यान माला आयोजित करने का निर्णय लिया था। श्री सुकुमार सिंह 1898 से 1963 जो इनका जीवन काल रहा, इन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए प्रथम 2 आम चुनावों में सराहनीय तरीके से जो है चुनाव का संचालन किया था। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नवंबर-दिसंबर 1953 में तत्कालीन सूडान में प्रथम आम चुनाव संचालित करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 23 जनवरी 2020 को व्याख्यान समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत के प्रथम चुनाव पर एक रिपोर्ट और एक रीप्रिंट जारी किया गया। श्री सुकुमार सेन की स्थिति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। अगला अपडेट देखते हैं। भारत की पहली ई कचरा यानी ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर खोली गई। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो स्थान का सर्वाधिक महत्व होता है। तो भोपाल जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, में भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक खोली गई। इस क्लिनिक में घरेलू और व्यापारिक इकाइयों के इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निष्पादन किया जाएगा। ई कचरा आप समझ सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के उत्पाद से, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं या अन्य उपकरणों के पार्ट्स हैं, उनको हम ई कचरे की श्रेणी में रखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम ने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की है।
केंद्र इलेक्ट्रॉनिक कचरा का आशय किसी वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो टूटा फूटा, पुराना, खराब या बेकार होने के कारण फेंक दिया हो, और इसमें से कुछ चीज़ें जो है रीप्रोसेस की जा सकती हैं। अगला अपडेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का कार्य किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार रोकने तथा उन्हें उचित सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार की सरकार को वर्ष 1948 के नरसंहार समझौते का पालन करने को भी कहा है। 1948 का संयुक्त राष्ट्र नरसंहार समझौता नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों के नरसंहार के बाद लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है और इसका मुख्यालय हेग है, जो कि नीदरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? अब्दुल कावी यूसुफ। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हसन दियाब, ये कौन है? लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं। हसन दियाब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पिछले वर्ष भ्रष्टाचार व अप्रबंधन के कारण लेबनान में भारी प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को इस्तीफा देना पड़ा था। और लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मिचेल ओन है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है, और लेबनान की मुद्रा जो है लेबनान पाउंड है। अगला अपडेट जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72वां स्थान मिल रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पिछले वर्ष जो रैंक थी वो 80वीं रैंक थी, यानी 80वीं पोजीशन थी। तो ये दोनों ही आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है कि कितना जो है बदलाव आया है। इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा गूगल और अडेको ग्रुप की सहायता से इसको तैयार किया गया है, और इस इंडेक्स को विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक में जारी किया गया है। इस सूचकांक के द्वारा यह मापा जाता है कि देश तथा शहर किस प्रकार की प्रतिभा का विकास करते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं तथा उन्हें रोके रखने यानी रिटेन करने में कितना कामयाब होते हैं। इस सूचकांक में विश्व के 132 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है, और उसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर, और सिंगापुर का स्थान इसमें तीसरा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान भी आपको याद रखना होगा। अगला अपडेट देखते हैं। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। इसमें जो है इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसमें भारत ने 41 स्कोर के साथ 80वां स्थान प्राप्त किया है। तो आपको जो है ये 80th पोजीशन जो है याद रखनी है, जो है कि भारत को 80वां स्थान मिला है। 2018 में जब ये जारी हुआ था तो भारत की 78वीं रैंक थी और स्कोर 41 था। स्कोर का यहाँ विशेष महत्व नहीं है, और भारत के स्कोर में कोई भी सुधार इस वर्ष नहीं हुआ है, यानी 41 पहले भी स्कोर था और इस वर्ष भी जो है 41 स्कोर्स है। इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है, न्यूजीलैंड को दूसरा स्थान, फिनलैंड को तीसरा स्थान मिला है। और भारत के साथ साथ चीन, घाना, बेनिन और मोरक्को को भी 41वां ही स्कोर मिला, यानी 41 स्कोर इनका भी है, लेकिन भारत की रैंक कितनी है? 80वीं रैंक है। पाकिस्तान की रैंक जो है 120वीं रही है, जो कि ज़्यादा भ्रष्टाचार को दिखाता है। यह इंडेक्स वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार का आकलन करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। पूछा जा चुका है एक बार कि किसने इसको जारी किया था, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है और 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है। जहां पर 0 स्कोर होता है इसका मतलब जो है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होता है, और 100 नंबर जिसको मिलते हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त होता है। सबसे कम स्कोर 9 मिला है सोमालिया को, यानी जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन सा है? सोमालिया है, और इसकी रैंक जो है सबसे लास्ट है, 180 रैंक है इसकी। आगे चलते हैं। मनी ऐप काफ़ी चर्चा में भी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा मनी, इसका फुल फॉर्म मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया गया है। किसके लिए? ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं वो इस ऐप के माध्यम से मुद्रा नोट की पहचान कर सकते हैं। इस ऐप में मोबाइल का कैमरा नोट को स्कैन करता है और ऑडियो के द्वारा व्यक्ति को नोट का मूल्य बता देता है। अगला अपडेट, आकाशदीप सम्मान 2019।
तो हिंदी साहित्य के लेखक ज्ञान रंजन को हाल ही में आकाशदीप सम्मान दिया गया। उन्हें इसके तहत 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अगला अपडेट, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसको मिलता है अवार्ड, ये जो है पूछा जाता है। ये मिला है कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृष्णामाचारी श्रीकांत भारत के पूर्व कप्तान हैं क्रिकेट के और 1983 की जो विश्व कप विजेता टीम थी उसके एक सदस्य थे। अंजुम चोपड़ा भारत की पूर्व महिला कप्तान हैं। अगला अवार्ड देखते हैं जो कि है ऑस्कर अवार्ड। 92 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकन के लिए चुने जाने वाली बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल फिल्म कौन सी है? तो चूंकि ये यूपी से जुड़ी हुई है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। द लास्ट कलर को 92 ऑस्कर अवार्ड के नामांकन में चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस फिल्म को विकास खन्ना के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, निर्देशित किया गया है और नीना गुप्ता के द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। यह फिल्म बनारस की विधवाओं पर बनाई गई है। आगे चलते हैं, वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वैज्ञानिक आर रामानुजम को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर रामानुजम कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा की गई थी। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत में विज्ञान का प्रसार करना और लोगों में वैज्ञानिक जागृति लाना है। अगला अपडेट, विकास सबनीस का निधन हो गया। तो जब भी कोई निधन होता है तो आपसे सीधा सवाल यही पूछा जाता है कि ये किस विधा के लिए या किस चीज़ के लिए मशहूर थे। तो विकास सबनीस जो है भारत के प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट थे। वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को अपना आदर्श मानते थे। ठाकरे राजनीतिक व्यंग पर आधारित साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक के लिए कार्टून बनाते थे। हालांकि अपनी बढ़ती राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने बाद में अपनी ये जिम्मेदारी सबनीस को सौंप दी थी। 12 साल तक वहां काम करने के बाद सबनीस एक मराठी दैनिक अखबार लोक सत्ता से जुड़ गए थे। अगला अपडेट, TN चतुर्वेदी का निधन। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये राजनीति क्षेत्र से जुड़े TN चतुर्वेदी का हाल ही में निधन हो गया। वे कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे। उन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के पद पर कार्य किया था। 1991 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला निधन है PN हून का। PN हून कौन है? तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून का भी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें सियाचिन का हीरो भी कहा जाता है। ये इनका जो है प्रसिद्ध उपनाम है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून की अगुवाई में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में मेघदूत चोटी पर तिरंगा फहराया गया था। अगला अपडेट, कमल बहादुर सिंह का निधन। तो ये राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। कमल बहादुर सिंह देश की पहली लोकसभा जो 1952 में गठित हुई थी उसके सदस्य थे। कमल बहादुर सिंह बिहार बक्सर से थे जहां पर इनकी मृत्यु हुई। अगला अपडेट, मिनती मिश्रा का निधन। तो मिनती मिश्रा कौन थी? ये प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मिनती मिश्रा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। मिनती मिश्रा ओडिसी के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना थी। उन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस लोक नृत्य से जुड़ी थी, तो आपको बताना है ओडिसी लोक नृत्य की वो नृत्यांगना थी। आगे चलते हैं, खगेंद्र थापा का निधन। खगेंद्र थापा विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में बुक में पहली बार 2011 में सबसे छोटे कद के किशोरी ज्योति अमगे के साथ दर्ज किया गया था। नेपाल के बागलुंग जिले में 14 अक्टूबर 1992 को जन्मे थापा की लंबाई महज 67.08 सेंटीमीटर यानी 2 फीट और 2.41 इंच जो है इनकी कुल लंबाई थी। आगे चलते हैं, द पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन। तो 2 चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। एक तो कहाँ पर हुआ, तो पहला जवाब आपका है लोनावाला महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। 12 से 14 फरवरी तक किया गया और ये भारतीय दलहन एवं अनाज संघ द्वारा आयोजित होता है। जैसा कि नाम में ही पल्सेज लगा है, यानी ये जो है
दलहन विषय पर जो है ये आयोजित हुआ होगा। अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। तो कब मनाया? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो है 2018 में इसको मनाया गया था और इस बार ये तीसरी बार जो है मनाया गया। अगला अपडेट, नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी यानी NMML की कार्यकारी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर A सूर्य प्रकाश इस परिषद के वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है ये जवाहरलाल नेहरू की याद में स्थापित संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और ये भव्य 3 मूर्ति भवन परिसर में स्थित है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का सरकारी आवास था, यानी जवाहरलाल नेहरू जी का आवास था। इसके 4 प्रमुख स्कंध हैं। एक तो इसमें स्मारक संग्रहालय है, दूसरा आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तकालय है, तीसरा समसामयिक अध्ययन केंद्र है और नेहरू तारामंडल भी यहीं पर है। आगे चलते हैं। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये पणजी जो कि गोवा की राजधानी है उसमें इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू फिट इंडिया साइक्लोथॉन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई। इसका आयोजन खेल और युवा मामलों के निदेशालय और गोवा सरकार के द्वारा मिलकर किया गया था। ये कार्यक्रम राज्य में नागरिकों को बाहरी गतिविधियों में हिस्सा लेने और साइकिल कल्चर को शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस वर्ष पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 19 जनवरी को। इस दिन लगभग 17 करोड़ से भी अधिक बच्चियों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। अगला अपडेट देखते हैं। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया गया? इस तरह का जब कोई चीज़ पहली होती है तो उसके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो भारत का पहला जानवरों का जो युद्ध स्मारक है ये मेरठ के RVC यानी रेमाउंट एंड वेटनरी कोर सेंटर में स्थापित किया गया। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में सेना की मदद की, जैसे कि घोड़े हैं और मिलिट्री के डॉग्स हैं, ये सब जो है उनकी स्मृति में है। अगला, भारतीय एयरटेल का 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI करने की मंजूरी इसको दे दी गई है। भारतीय एयरटेल को 100% FDI करने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई है। इससे पहले कंपनी में 49% हिस्सेदारी ही विदेशी कंपनियों के पास थी। अगला अपडेट, व्यक्तिगत श्रेणी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया। संस्थागत श्रेणी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया? आपदा समन और प्रबंधन केंद्र जिसको DMMC उत्तराखंड के लिए दिया गया। और संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी पुरस्कार में क्रमशः प्रमाण पत्र दिया जाता है 51 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए नगद संस्थागत वालों को दिया जाता है। अगला अपडेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का दूसरा संस्करण कब मनाया गया? 24 जनवरी को मनाया। दिवस के बारे में उसकी पृष्ठभूमि भी पूछ ली जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। इस वर्ष का जो विषय था वो क्या था? लर्निंग फॉर पीपुल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। अगला अपडेट, गजनवी मिसाइल का परीक्षण। नाम से ही आप जान सकते हैं किस देश की मिसाइल होगी, तो ये पाकिस्तान की मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है और इसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर है।
गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल को हफ्त 3 के नाम से भी जाना जाता है। अगला अपडेट, वुमेन विद व्हील्स की टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में वुमेन विद व्हील्स की टैक्सी सेवा का आरंभ किया गया। ये टैक्सी सेवा सखा कैब्स की पहल है। ये टैक्सी सेवा केवल महिला यात्रियों के लिए होगी, जिन्हें केवल महिला ड्राइवरों द्वारा ही चलाया जाएगा। वुमेन विद व्हील्स की सुविधा महिला यात्री दिल्ली के किसी भी स्थान पर जाने के लिए कर सकती हैं। अगला अपडेट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। इसका उद्देश्य देश में चुनाव में मतदान करने वाले लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। पहली बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था वो 2011 में मनाया गया था। इसे चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कह लीजिए, इसकी स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। भारत में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसका कार्य भारत में चुनावी प्रक्रिया का निर्वहन करना है। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। और भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। अगला अपडेट देखते हैं, डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 की रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि भारत को कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 में 5वें स्थान पर रखा गया। यानी भारत की इस रिपोर्ट में पोजीशन क्या है? 5th पोजीशन है। इस रिपोर्ट को वैश्विक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। कार्बन प्रकटीकरण परियोजना ग्लोबल रिपोर्ट इनिशिएटिव की एक पहल है, जो दुनिया भर के विभिन्न देशों में विभिन्न कंपनियों और फर्मों द्वारा संचालित कार्बन कटौती गतिविधियों को मापने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला अपडेट, केंद्र शासित क्षेत्रों दमन, दीव और दादर नागर हवेली का मुख्यालय। आप जानते हैं दोनों का जो है मर्जर किया जा चुका है। तो विलय किए जाने के बाद दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों यानी दमन, दीव और दादर नागर हवेली का मुख्यालय किसको बनाया गया है? दमन को बनाया गया है। विलय के बाद अब ये देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और ये 26 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हो चुका है, प्रभाव में आ चुका है। अगला अपडेट, प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर पीठों की स्थापना कहाँ पर की गई, क्यों की गई? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 10 पीठों का गठन करेगा। इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए देश की बालिकाओं और महिलाओं को प्रेरित करने की योजना है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी सहायता देगा। इस पहल को विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रशासन, कला, विज्ञान, सामाजिक सुधार में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर पीठों की स्थापना की जाएगी। प्रति पीठ के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव किया गया है और सभी 10 पीठों की स्थापना के लिए हर वर्ष 5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आरंभ में 5 वर्षों के लिए पीठों की स्थापना की जाएगी। अगला अपडेट, भारत पर्व 2020 का आयोजन। तो भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन स्थल पूछा जा सकता है, नई दिल्ली में किया गया 26 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य। ये लाल किले के सामने ज्ञान पथ और लाल किला मैदान में मनाया गया। भारत पर्व का उद्देश्य भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थानों की यात्रा करने और देखो अपना देश की भावना का संचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष भारत पर्व की केंद्रीय विषय वस्तु यानी जो सेंट्रल थीम थी वो क्या थी? एक भारत और श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150 वर्ष का समारोह। ये दोनों ही थीम जो है इस बार निर्धारित की गई थी। अगला अपडेट, मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया गया है। ये एक अल्फा वायरस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के साथ जीनोम के छोटे गोलाकार आवरण मुक्त विषाणु होते हैं। यानी अगर इसके जीनोम की बात की जाए तो ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये एक आरएनए वायरस है। ये दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण इसके बारे में। आगे चलते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी ASICS में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त और दीपा मलिक को शामिल किया गया है। भारतीय खेल परिषद
खेल मंत्रालय की एक सलाहकार संस्था है। इस संस्था का गठन साल 2015 में किया गया था। इसका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और अनुभवी खेल प्रशासक विजय कुमार मल्होत्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं। AICA जिन अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें पूर्व निशानेबाज अंजलि भागवत, फुटबॉलर रेनेडी सिंह, पर्वतारोही बछेंद्री पाल शामिल हैं और भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को भी परिषद में शामिल किया गया है। अगला अपडेट देखते हैं। भारत द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र यानी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया ये पूछा जाएगा आपसे। विधि मंत्रालय ने हाल ही में सऊदी अरब को भारत का एक व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने पर दोनों देशों के न्यायालयों के निर्णय उस देश या क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लागू होंगे। ये इसके बारे में जान लीजिए, हो सकता है ये आप ना जानते हो। संयुक्त अरब अमीरात के सूचीबद्ध न्यायालयों के निर्णय अब भारत में वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के स्थानीय अदालतों में ये निर्णय लागू होते हैं। जो लोग देश से आर्थिक गबन या अन्य अपराध करके UAE चले गए हैं उन पर मुकदमा चलाए जाने में ये निर्णय निर्णायक साबित होगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव सर्वेक्षण। तो ये सर्वे जो है हाल ही में कराया गया जिसके द्वारा स्तनपान दर पर 97 देशों का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में श्रीलंका को पहला स्थान मिला है। श्रीलंका को 100 में से 91 स्थान मिले हैं। श्रीलंका में माताओं व बच्चों के पोषण पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में 10 सूचकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सर्वेक्षण में श्रीलंका के बाद क्यूबा, बांग्लादेश, गाम्बिया और बोलीविया का स्थान है और इस सर्वेक्षण में भारत का 78वां स्थान है और भारत का स्कोर मात्र 45 है। यानी ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। भारत को 78वां स्थान मिला है जबकि श्रीलंका इसमें पहले नंबर पर है। आगे चलते हैं। गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन। तो गंगा नदी तो भारत की है, वोल्गा कहाँ की है? रूस की है। तो गंगा वोल्गा भारत का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया। इस वार्ता का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया। रूस के मुताबिक यह वार्ता ग्रेटर यूरेशिया की नीति के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस वार्ता की थीम क्या थी? कनेक्टिविटी थी। इस वार्ता में डिजिटल कनेक्टिविटी, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, उद्यमशीलता इत्यादि पर चर्चा की गई। अगला अपडेट। मीजल्स और रुबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति भारत के द्वारा की गई। भारत ने मालदीव को 30,000 से अधिक मीजल्स और रुबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। मालदीव में मीजल्स यानी खसरा का प्रकोप पुनः शुरू हो गया था। 3 वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मालदीव को खसरा मुक्त घोषित किया था, परंतु हाल ही में माले जो कि मालदीव की राजधानी है इसमें 6 लोगों को खसरा संक्रमण पाया गया। पहले मालदीव ने डेनमार्क और यूनिसेफ से टीके मांगे थे। बाद में मालदीव ने भारत से टीके के लिए आपातकालीन मांग की। भारत ने मात्र 3 दिन के भीतर ये टीके मालदीव सरकार को उपलब्ध करा दिए। भारत सरकार द्वारा मालदीव सरकार के साथ मिलकर हुल हुमाले द्वीप में 100 बिस्तर का एक कैंसर अस्पताल भी बनाया जा रहा है। अगला अपडेट। राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण मंच का विकास। तो नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा एंड विश्लेषण मंच जिसको NDAP कहा जाएगा इसका विकास करेगा। राष्ट्रीय डाटा व एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सभी हितधारकों के लिए डेटा एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसमें सभी सरकारी वेबसाइटों के नवीनतम डेटा को होस्ट किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की प्रगति की मॉनिटरिंग अंतर मंत्रालयीय समिति द्वारा की जाएगी और ये प्लेटफॉर्म जो है 2021 में लॉन्च करने की योजना है। अगला अपडेट देखते हैं। शिव भोजन थाली योजना। तो जब इस तरह की कोई क्षेत्रीय योजना होती है तो सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक शिव भोजन कैंटीन शुरू की गई। इस योजना के तहत कैंटीनों की स्थापना जिला अस्पताल, बाजार, रेलवे स्टेशन इत्यादि के निकट की जाएगी। शुरू में इस प्रकार की 50 कैंटीन शुरू की जाएंगी। बाद में फीडबैक के आधार पर अन्य स्थानों पर भी कैंटीन शुरू होगी।
अगला अपडेट, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक नियुक्त हुए हैं। कौन? चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और ये अभी तक जो है उप प्रबंधक थे स्टेट बैंक के। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला अपडेट, कर्मचारियों को स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पोषण के क्षेत्र में योगदान देंगे। अगला अपडेट, विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी किस राज्य ने दी? पूछा जाएगा आपसे। आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में भी विधान परिषद मौजूद हैं। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद को परिभाषित किया गया है। नवंबर 2019 में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद थी। अगला अपडेट देखते हैं, G77 समूह की अध्यक्ष दक्षिणी अमेरिका के गुआना को G77 में समूह की अध्यक्षता दी गई है। G77 की स्थापना साल 1964 में जिनेवा में की गई थी। ये विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। भारत भी इस समूह का सदस्य है। G77 समूह में वर्तमान में 134 देश शामिल हैं। अगला अपडेट, लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। तो ये कौन सी जयंती थी इनकी? 155वीं जयंती थी जो 28 जनवरी को मनाई गई। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति के सदस्य थे। इसमें पंजाब के लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस ने जब उन पर लाठीचार्ज किया था उसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे और 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई थी। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब यानी शेर पंजाब के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला अपडेट, ओजोन को नष्ट करने वाले रसायन को बंद करने का चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण हुआ। भारत ने ओजोन को नष्ट करने वाले HCFC 141b हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन को बंद करने का चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कर लिया है। भारत में HCFC 141b का उत्पादन नहीं होता है और सभी घरेलू आवश्यकताओं आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। HCFC 141b का उपयोग फोम निर्माण उद्योग में किया जाता है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायनों में से एक है। HCFC 141b मुख्य रूप से कठोर पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में एक ब्लोइंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला अपडेट, केरल मीडिया अकादमी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार में उत्कृष्ट मीडिया पर्सन अवार्ड किसको मिला? तो ये मीडिया पर्सन अवार्ड जो है एन राम को दिया गया। दिग्गज पत्रकार एन राम द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं और इस पुरस्कार को राष्ट्रीय स्तर पर निडर और उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए अपडेट्स के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से।
तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।